क्या कभी किसी ने सोचा है कि चांद के उस हिस्से में असल में क्या है जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल इससे भी थोड़ा अलग है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर स्पेस एजेंसियां जो काम कई दशकों से करने की कोशिश कर रही हैं, वो एक देश ने हॉलीवुड की किसी आम साइफाई फिल्म से भी कम बजट में कैसे कर दिखाया? अरे और एक सवाल ये भी तो है ना कि चांद की उस बंजर मिट्टी में अचानक से सल्फर मिलने पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इतने हैरान क्यों हो गए? मतलब क्या इसे केमिकल का अगले 10 सालों में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने से कोई सीधा कनेक्शन है? बिल्कुल, और यही तो वो पहेली है जिसने ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी को अपनी पुरानी रणनीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया है। मेरा मतलब है, ये खोजें सिर्फ कुछ नए आंकड़े नहीं हैं, ये चांद पर एक पूरी नई अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं। इसी विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हमारे पास जेंडर यूनिवर्स की एक बेहद विस्तृत लगभग 100 पैराग्राफ वाली डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट है जिसका हम विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग, प्रज्ञान रोवर के चौंकाने वाले खुलासे और इस नई मून रेस 2.0 में भारत की स्थिति को समझना। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमें 2023 की इस ऐतिहासिक कामयाबी को समझना है ना, तो हमें उस नींव को देखना होगा जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है। देखिए, ये सफर सिर्फ एक सफल लैंडिंग का नहीं है। तो फिर किसका है? ये फ्रूगल इंजीनियरिंग का सफर है। मतलब कम से कम संसाधनों में बेहतरीन नतीजे देने की एक ऐसी फिलॉसफी जो अब दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। हाँ, और अगर मैं सही हूँ तो इसकी शुरुआत तो 2008 में ही हो गई थी जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। उस समय तो बजट सिर्फ 386 करोड़ रुपए था, है ना? मेकुल सिर्फ 386 करोड़। और उस एक ऑर्बिटर ने जो खोजा चांद के मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3 इंस्ट्रूमेंट के जरिए पानी के सबूत, उसने पूरी दुनिया की स्पेस साइंस का नजरिया ही बदल कर रख दिया। अरे वाह, मतलब दशकों से जो बाकी एजेंसियां मानती थीं कि चांद पूरी तरह से एक सूखा और मृत पत्थर है, वो थ्योरी ही गलत साबित हो गई। हाँ, भारत के उस पहले मून मिशन ने साबित कर दिया कि वहाँ पानी मौजूद है। और इसी एक खोज ने पहली बार नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चीन का पूरा ध्यान चांद के विषुवत रेखा वाले इलाकों से हटाकर सीधे उसके दक्षिणी ध्रुव की तरफ मोड़ दिया, साउथ पोल की तरफ। क्योंकि जाहिर है जहाँ पानी है वहाँ जीवन और ऊर्जा दोनों की संभावना है। लेकिन मुझे एक बात पे थोड़ा विचार करने दीजिए। 2008 में हमें पानी मिला, फिर 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन आया। वो 2019 वाली रात। हम सभी को वो रात याद है जब लैंडर सतह के बेहद करीब आकर क्रैश हो गया था। हम उस भावनात्मक हिस्से को अगर थोड़ी देर के लिए अलग रख दें तो तकनीकी रूप से उस विफलता ने चंद्रयान 3 के डिजाइन को कैसे बदला? देखिए, वो तकनीकी बदलाव ही सबसे दिलचस्प हिस्सा है इस पूरी कहानी का। चंद्रयान 2 के बेटा से पता चला कि फाइन ब्रेकिंग फेज के दौरान एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था। अच्छा, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच? हाँ, और उस छोटे से एरर ने लैंडर के इंजनों का संतुलन बिगाड़ दिया। तो चंद्रयान 3 के लिए इसरो के इंजीनियरों ने एक पूरी तरह से नई अप्रोच अपनाई। इसे वो फेलियर बेस्ड डिजाइन कहते हैं। फेलियर बेस्ड डिजाइन? जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। मतलब क्या उन्होंने पहले ही मान लिया था कि मिशन फेल होने वाला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सफलता का एक सीधा रास्ता बनाने के बजाय ये सोचना शुरू किया कि क्या क्या गलत हो सकता है। जैसे अगर सेंसर खराब हो गए तो क्या होगा, बैकअप क्या होगा, बिल्कुल। या अगर इंजन जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट देने लगे तो क्या होगा, अगर लैंडिंग की जगह पर अचानक कोई बड़ा गड्ढा आ गया तो क्या करेंगे। उन्होंने हर संभावित विफलता के लिए एक बैकअप सिस्टम और एल्गोरिदम तैयार किया। अरे ये तो लिटरली कुछ ऐसा हुआ कि कोई बहुत ही मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और सिर्फ रटा रटाया सिलेबस पढ़ने के बजाय वो हर उस ट्रिक क्वेश्चन का बैकअप प्लान या जवाब तैयार कर ले जो एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछ सकता है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और इंजीनियरिंग के स्तर पर इसका मतलब था कि उन्होंने लैंडर के पैरों को यानी लैंडिंग लेग्स को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया ताकि अगर वो तेज स्पीड से भी गिरे तो इम्पैक्ट सह सके। अच्छा, ताकि क्रैश ना हो। हाँ, उन्होंने बहुत सारा एक्स्ट्रा फ्यूल रखा ताकि अगर लैंडर को हवा में मंडराते हुए कोई नई जगह तलाशनी पड़े तो ईंधन खत्म ना हो जाए। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर नाम के नए सेंसर्स लगाए गए
और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ सिर्फ 615 करोड़ रुपए के कुल बजट में किया गया। सच में मुझे तो यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब एक तरफ नासा और स्पेसएक्स जैसी एजेंसियां हैं जो एक एक रॉकेट पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं, और दूसरी तरफ इसरो है। ये जादू होता कैसे है? क्या वो क्वालिटी पे समझौता करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता। इसरो की सफलता का राज उनकी पुरानी और प्रमाणित तकनीकों को बहुत स्मार्ट तरीके से दोबारा इस्तेमाल करने में है। मतलब वो हर बार सब कुछ नया नहीं बनाते? सही कहा, वो हर बार खरोच से नई चीज नहीं बनाते। उनके पास PSLV और LVM-3 जैसे बेहद भरोसेमंद रॉकेट हैं जिनका फेलियर रेट ना के बराबर है, और वो अपने ज्यादातर उपकरण भारत में ही इन हाउस बनाते हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो अगर मैं ऐसे सही समझ रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा है कि हर बार जब बाजार जाना हो तो एक बिल्कुल नई और अनटेस्टेड फरारी बनाने के बजाय, हाँ बिल्कुल, आप एक बेहद रिलायबल और मजबूत टोयोटा इनोवा का इंजन लें, उसमें जरूरत के हिसाब से थोड़े बदलाव करें और बिना किसी रिस्क के अपना काम पूरा कर लें। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। इसे ही स्पेस की दुनिया में हाई रिलायबिलिटी और लो कॉस्ट का कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसी परफेक्ट तैयारी और सोच का नतीजा था वो 23 अगस्त 2023 का दिन। वो दिन तो इतिहास में दर्ज हो गया। बिल्कुल। जब लैंडर सतह की तरफ आ रहा था तो उन आखिरी पलों को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा गया था। वो 15 मिनट सच में डराने वाले थे। मैंने पढ़ा था कि लैंडर की स्पीड उस वक्त 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। हाँ, 6048 किलोमीटर प्रति घंटा, सटीक रूप से कहूं तो। बाप रे। और उसे वैक्यूम में नियंत्रित करके सिर्फ 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाना था। जी, और वो भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक। देखिए, पृथ्वी से कोई भी कमांड रियल टाइम में नहीं भेजी जा सकती थी क्योंकि सिग्नल पहुंचने में समय लगता है। मतलब लैंडर खुद ही सब कंट्रोल कर रहा था? हाँ, लैंडर को खुद अपने कैमरों से सतह को स्कैन करना था, बोल्डर और क्रेटर पहचानने थे और खुद तय करना था कि सुरक्षित जगह कौन सी है। और फिर शाम 6:04 पर वो पल आ गया। लैंडर का टिल्ट लगभग 0 डिग्री था, एकदम परफेक्ट वर्टिकल लैंडिंग। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया और साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश। बिल्कुल। लेकिन अब मैं उस सवाल पर आना चाहता हूँ जो मुझे काफी समय से परेशान कर रहा है। ठीक है, लैंडिंग बहुत शानदार थी, लेकिन अमेरिका, रूस, चीन, हर कोई इसी साउथ पोल पर ही क्यों उतरना चाहता है? क्या ये सिर्फ अपना झंडा सबसे मुश्किल जगह पर गाड़ने का कोई ईगो क्लैश है? नहीं, ईगो का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से भविष्य की अर्थव्यवस्था का मामला है। देखिए, साउथ पोल को आज के समय में अंतरिक्ष का सबसे कीमती रियल एस्टेट माना जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स नाम के कुछ विशाल गड्ढे हैं। चांद का अक्ष पृथ्वी की तरह ज्यादा झुका हुआ नहीं है, तो इन गहरे गड्ढों के तल तक अरबों सालों से सूरज की रोशनी पहुंची नहीं है। यानी वहाँ हमेशा एक भयानक अंधेरा रहता है। सिर्फ अंधेरा ही नहीं, वहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। तो जब भी कोई क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु चांद से टकराया और अपने साथ पानी लेकर आया, तो वो पानी इन गड्ढों में जाकर बर्फ के रूप में जम गया। ओह, और सूरज की रोशनी न होने के कारण वो बर्फ अरबों सालों से वैसे ही सुरक्षित है। एकदम सही। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मान लेते हैं वहाँ बहुत सारी प्राचीन बर्फ है, लेकिन उस बर्फ को खोदकर पृथ्वी पर वापस लाना तो आर्थिक रूप से बेवकूफी होगी ना। इसमें फायदा क्या है? अरे, हमें वो बर्फ पृथ्वी पर लानी ही नहीं है, यही तो कैच है। पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, राइट? हाँ, H2O। अगर उस बर्फ को पिघलाकर उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया की जाए, यानी बिजली पास की जाए, तो उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जा सकता है। अच्छा। और लिक्विड हाइड्रोजन एक बेहतरीन रॉकेट फ्यूल है और लिक्विड ऑक्सीजन उस फ्यूल को जलाने के लिए जरूरी है। ओह, अब समझ आया। तो इसका मतलब है कि साउथ पोल भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए कोई पानी की टंकी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक पेट्रोल पंप है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, पृथ्वी की ग्रेविटी बहुत भारी है। यहाँ से किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 90% हिस्सा तो सिर्फ ईंधन का ही होता है। पेलोड तो बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1/6 हिस्सा है। तो अगर भविष्य के स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से खाली टैंक उड़ें, चांद पर उतरें, वहाँ के पानी से बना फ्यूल भरें और फिर मंगल ग्रह या गहरे अंतरिक्ष की तरफ निकलें, तो अंतरिक्ष यात्राओं का खर्च 10 गुना कम हो जाएगा। बिल्कुल। ये तो लिटरली पूरी गेम को ही पलट देने वाला है।
तो इस कॉस्मिक गैस स्टेशन को बनाने के लिए जमीन के नीचे क्या है ये जानना बहुत जरूरी होगा। क्या इसीलिए विक्रम लैंडर से 26 किलो का प्रज्ञान रोवर बाहर आया और उसने अपने लेजर वाले उपकरण चालू किए? जी हाँ। मैंने सुना है कि जब प्रज्ञान ने चांद की मिट्टी में सल्फर ढूंढा तो नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। आखिर क्यों? सल्फर तो आमतौर पर ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों में होता है ना, इसका चांद पर क्या काम? देखिए, प्रज्ञान रोवर के पास एक बेहद एडवांस्ड उपकरण था जिसे लिब्स कहते हैं, यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तकनीक बहुत ही शानदार है। रोवर चांद की मिट्टी या पत्थर पर एक बेहद हाई इंटेंसिटी वाली लेजर मारता है। लेजर मारता है? हाँ, और उस लेजर की भयानक गर्मी से पत्थर का वो छोटा सा हिस्सा तुरंत भाप बन जाता है और प्लाज्मा में बदल जाता है। मतलब वो लेजर से चांद की चट्टानों को पिघलाकर सीधे उनका प्लाज्मा बना रहा था। बिल्कुल, और जब वो प्लाज्मा चमकता है तो उसमें से निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ को पढ़कर वैज्ञानिक ठीक बता सकते हैं कि उस पत्थर के अंदर कौन से तत्व मौजूद हैं। अरे वाह, ये तो बहुत एडवांस है ना? और इसी तकनीक ने चांद के साउथ पोल पर पहली बार सीधे तौर पर सल्फर की मौजूदगी को साबित किया। लेकिन ये सल्फर इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि सब हैरान रह गए? इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला, ये साबित करता है कि चांद के अतीत में वहाँ सक्रिय ज्वालामुखी रहे होंगे। इससे हमें चांद के निर्माण की कहानी समझने में बहुत मदद मिलती है। और दूसरा कारण? दूसरा और सबसे अहम कारण यह है कि सल्फर के कंपाउंड्स साउथ पोल के इन ठंडे गड्ढों में पानी की बर्फ को ट्रैप करके रखने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम सल्फर और पानी के बीच की इस केमिस्ट्री को समझ लें तो भविष्य में चांद की मिट्टी से पानी एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अलावा सल्फर का इस्तेमाल भविष्य में लूनर कंक्रीट बनाने में भी हो सकता है, जिससे वहाँ बेस बनाए जाएंगे। वाह, तो मतलब मिट्टी में ही बिल्डिंग मटेरियल भी छिपा है। और इसी बात से मुझे उस तापमान वाले एक्सपेरिमेंट की याद आ गई। विक्रम लैंडर ने चेस्ट नाम का एक प्रोब मिट्टी के अंदर डाला था। शुरुआत में हमने इसी तापमान के अंतर की बात की थी ना? जी हाँ, वो चेस्ट पेलोड का डेटा, वो डेटा साइंस कम्युनिटी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। चेस्ट ने सतह से सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे तक का तापमान मापा था। और क्या मिला उसमें? देखिए, दिन के समय चांद की सतह सीधे सूरज की रोशनी में पक रही होती है और तापमान +50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 60 डिग्री। लेकिन सतह से सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे, जो कि एक उंगली की लंबाई से भी कम है, हाँ, तापमान अचानक से गिरकर -10 डिग्री हो गया। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 8 सेंटीमीटर में 70 डिग्री का अंतर। ये तो लिटरली ऐसा है जैसे चांद की मिट्टी दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसुलेटर हो। ये तो एक प्राकृतिक थर्मस फ्लास्क की तरह काम कर रही है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, इंसुलेटर। इस एक खोज ने भविष्य के मून बेस्ड डिजाइनर्स की सबसे बड़ी सिरदर्दी ही खत्म कर दी है। वो कैसे? क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है ना? इसलिए वहाँ भयंकर रेडिएशन और उल्का पिंडों का खतरा हमेशा रहता है। पहले सोचा जाता था कि इंसानी बस्तियों को बचाने के लिए टाइटेनियम या लेड की मोटी मोटी दीवारें बनानी पड़ेंगी, जो बहुत महंगी होंगी। लेकिन अब इस डेटा के बाद क्या इंजीनियर्स को बस इतना करना है कि चांद की जमीन में कुछ मीटर गहरा गड्ढा खोदें, अपने हैबिटाट को वहां रखें और ऊपर से यही चांद की मिट्टी डाल दें? बिल्कुल सही पकड़े हैं, और बस रेडिएशन और एक्सट्रीम तापमान दोनों से बचाव हो जाएगा। अरे वाह, मतलब प्रकृति ने वहां पहले से एक परफेक्ट शेल्टर बना रखा है, बस हमें पता नहीं था। हाँ, और सिर्फ तापमान ही नहीं, विक्रम लैंडर के एक और उपकरण रंभा ने चांद की सतह के पास मौजूद प्लाज्मा डेंसिटी को भी मापा था। इसके अलावा इल्सा नाम के पेलोड ने साउथ पोल पर पहला मून क्वेक यानी चांद का भूकंप भी रिकॉर्ड किया। जरा एक मिनट रुकिए, ये प्लाज्मा डेंसिटी क्या चीज है? ये तो किसी स्टार ट्रेक फिल्म का शब्द लगता है। इसका हमारे मून मिशन से क्या लेना देना? समझाती हूँ। सूरज से लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक आंधी आती है जिसे सोलर विंड कहते हैं। ठीक है। जब ये सोलर विंड चांद की सतह से टकराती है तो सतह के ठीक ऊपर आयन और इलेक्ट्रॉन्स की एक पतली सी परत बन जाती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। समस्या ये है कि अगर ये प्लाज्मा परत बहुत घनी हो तो ये रेडियो सिग्नल्स को रोक सकती है या उनमें भारी रुकावट पैदा कर सकती है। यानी अगर प्लाज्मा घना हुआ तो रोवर और पृथ्वी के बीच या भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के बीच बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉल ड्रॉप होने लगेगी। बिल्कुल, लेकिन रंभा उपकरण ने जो डेटा भेजा
उसने बताया कि साउथ पोल की सतह के पास यह प्लाज्मा डेंसिटी उम्मीद से बहुत कम है। ओह, तो ये एक अच्छी खबर है। बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसका मतलब है कि भविष्य में जब हम चांद पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या मून सेल टावर बनाएंगे तो हमें सिग्नल्स को इस प्लाज्मा से पार कराने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल और भारी ट्रांसमीटर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये तो सच में कमाल है। मतलब हमें ईंधन मिल गया, बिल्डिंग का इंसुलेशन मिल गया और कम्युनिकेशन का रास्ता भी साफ हो गया। मैंने ये भी सुना था कि मिशन खत्म होने से ठीक पहले विक्रम लैंडर ने एक हॉप टेस्ट भी किया था। उसने वापस अपने इंजन चालू किए और एक छोटी सी छलांग लगाई थी। हाँ, विक्रम लैंडर ने अपने इंजनों को दोबारा फायर किया, करीब 40 सेंटीमीटर हवा में उठा और 30-40 सेंटीमीटर दूर जाकर दोबारा सुरक्षित लैंड कर गया। लेकिन एक सुरक्षित लैंडर को दोबारा उड़ाकर रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? क्या ये किसी बड़े प्लान की तैयारी है? बिल्कुल है। ये भविष्य के सैंपल रिटर्न मिशन का एक रिहर्सल था। सैंपल रिटर्न मिशन? हाँ, अगर भविष्य में चांद से मिट्टी या चट्टानें वापस पृथ्वी पर लानी है या एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना है तो चांद की सतह से दोबारा उड़ान भरने की तकनीक आनी चाहिए ना। इस एक हॉप टेस्ट ने साबित कर दिया कि इसरो के पास चांद की ग्रेविटी को हराकर वापस उठने की क्षमता है। तो अगर मैं इन सभी चीजों को जोड़कर देखूं, फ्यूल, इंसुलेशन, कम्युनिकेशन और वापसी की उड़ान, तो ये सारा डेटा सिर्फ विज्ञान की किताबों के लिए नहीं है। ये असल में उस नई इकोनॉमी की ब्लूप्रिंट है जिसे मून रेस 2.0 कहा जा रहा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। आज की जो मून रेस है वो 1960 के दशक जैसी नहीं है। तब तो सिर्फ झंडा गाड़ने की होड़ थी। हाँ, तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सिर्फ चांद पर पहले पहुंचने की रेस थी। लेकिन मून रेस 2.0 वहां रुकने, कॉलोनियां बसाने और चांद के संसाधनों का इस्तेमाल करने के बारे में है। एक तरफ नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है जो साउथ पोल पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ चीन का चांगी प्रोग्राम है जिन्होंने 2030 तक अपना परमानेंट मून बेस बनाने की घोषणा कर दी है। और संसाधनों की जब बात आती है तो पानी के अलावा एक और चीज का नाम बार बार डॉक्यूमेंट्री में आता है, हीलियम 3। मैंने पढ़ा है कि ये पृथ्वी के ऊर्जा संकट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? देखिए, हीलियम 3 फ्यूजन एनर्जी यानी परमाणु संलयन के लिए एक ऐसा ईंधन है जिसे ऊर्जा की दुनिया का होली ग्रेल माना जाता है। फ्यूजन एनर्जी? हाँ, पृथ्वी पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो विखंडन पर काम करते हैं जो खतरनाक रेडियो एक्टिव कचरा छोड़ते हैं। लेकिन फ्यूजन एक साफ ऊर्जा है। ये वही प्रक्रिया है जिससे सूरज खुद अपनी ऊर्जा बनाता है। हीलियम 3 इस फ्यूजन के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि यह कोई रेडियो एक्टिव कचरा पैदा नहीं करता। तो अगर ये इतना ही बेहतरीन है तो हम इसे पृथ्वी पर ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? इसके लिए चांद पर जाने की इतनी क्या जरूरत है? क्योंकि पृथ्वी पर हीलियम 3 ना के बराबर है। यह तत्व भी सूरज की उसी सोलर विंड से ही आता है, लेकिन पृथ्वी का एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है जो इस सोलर विंड को धरती तक पहुंचने से रोक देता है। इसलिए हीलियम 3 पृथ्वी के वायुमंडल में आ ही नहीं पाता, लेकिन चांद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मतलब चांद पिछले कई अरबों सालों से एक विशाल स्पंज की तरह सूरज से आ रहे इस बेशकीमती हीलियम 3 को सोखता आ रहा है? एकदम सही। चांद की ऊपरी मिट्टी में लाखों टन हीलियम 3 जमा है। जो भी देश सबसे पहले इस हीलियम 3 को निकालने और पृथ्वी पर लाने की तकनीक विकसित कर लेगा, वो अगली सदी में दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर राज करेगा। ये तो लिटरली किसी हॉलीवुड थ्रिलर से भी ज्यादा रोमांचक है। लेकिन इसमें एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से ठीक पहले भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल किए थे। ऐतिहासिक रूप से भारत स्पेस तकनीक में रूस पर काफी निर्भर रहा है। तो क्या इस समझौते पर साइन करके हमने चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका का पक्ष चुन लिया है? इससे इस तरह से देखना कि हमने कोई पक्ष चुन लिया है शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। देखिए, आर्टेमिस अकॉर्ड्स वास्तव में कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये चांद पर एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित एक्सप्लोरेशन के लिए नियमों का एक सेट है। जब कई देश एक ही साउथ पोल पर अपने बेस बनाने जा रहे हो तो ये तय करना जरूरी है कि डेटा कैसे शेयर होगा, उपकरणों की फ्रीक्वेंसी आपस में ना टकराएं और कोई देश किसी खास इलाके पर अपना एकाधिकार न जता ले। मतलब कोई जमीन पर कब्जा ना कर ले। बिल्कुल। भारत का इसमें शामिल होना ये सुनिश्चित करता है कि जब अंतरिक्ष के ये नए कानून लिखे जा रहे हैं तब भारत भी उस मेज पर एक प्रमुख आवाज बनकर बैठा है। ये बहुत अहम बात है।
मतलब हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि नियम बनाने वालों में से एक हैं। और इसरो भी यहीं रुकने वाला नहीं है। मैंने सुना है कि चंद्रयान 4 और लूपेक्स नाम की मिशन भी पाइपलाइन में है। जी हाँ, चंद्रयान 4 एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसका बजट करीब 2104 करोड़ रुपए तय किया गया है। ये मिशन चांद से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर सीधे पृथ्वी पर आएगा। वही जिसके लिए हॉप टेस्ट किया गया था। बिल्कुल, और इसमें मून ऑर्बिट में डॉकिंग जैसी बेहद जटिल तकनीकें शामिल होंगे। इसके अलावा भारत जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लूपेक्स मिशन पर भी काम कर रहा है। चंद्रयान 1 ने जिस पानी को दूर से देखा था, लूपेक्स का रोवर उस पानी तक पहुंचने के लिए सीधे साउथ पोल की बर्फ में ड्रिलिंग करेगा। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सारे डॉट्स को एक साथ जोड़ें तो क्या तस्वीर उभर कर आती है? तस्वीर ये है कि भारत ने सिर्फ चंद्रयान 2 की विफलता से पार पाकर एक सेफ लैंडिंग नहीं की, बल्कि उसने 21वीं सदी की स्पेस इकोनॉमी का एक नक्शा दुनिया के सामने रख दिया है। जो डेटा प्रज्ञान और विक्रम ने भेजा है, चाहे वो सल्फर हो, इंसुलेशन हो या प्लाज्मा डेंसिटी हो, उसी पर भविष्य टिका है। हाँ, यही वो डेटा है जिस पर आने वाले दशकों में इंसानी बस्तियों के आर्किटेक्चर डिजाइन किए जाएंगे। मतलब चंद्रयान 3 ने यह साबित कर दिया है कि बड़े सपने देखने के लिए या विज्ञान की सीमाओं को धकेलने के लिए किसी असीमित बजट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको सिर्फ एक अटूट हौसले और स्मार्ट इंजीनियरिंग की जरूरत है। सही कहा। विज्ञान हमेशा से हमारी सोच के दायरे को बड़ा करने का काम करता है, और अब समय आ गया है कि हम सब अपने सोचने के नजरिए को थोड़ा और बड़ा करें। वो कैसे? देखिए, बचपन से लेकर आज तक जिस चांद को हमने आसमान में देखा है, जो हमेशा से कवियों की कविताओं और कहानियों का हिस्सा रहा है, वो चांद अब बदलने वाला है। बहुत जल्द बदलने वाला है। बहुत जल्द वो आसमान में चमकने वाला सिर्फ एक खूबसूरत खामोश पत्थर नहीं रहेगा। चंद्रयान 3 द्वारा खोजे गए इस पानी, रॉकेट फ्यूल और हीलियम 3 की बदौलत वो इंसानियत का सबसे पहला कॉस्मिक गैस स्टेशन बनने वाला है। एक बहुत ही व्यस्त औद्योगिक महाद्वीप, एक ऐसा बंदरगाह जहां से भविष्य के जहाज उड़ान भरेंगे। बिल्कुल। सोचिए, कल को जब इंसान मंगल ग्रह या उससे भी आगे गहरे ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलेंगे, तो वो पृथ्वी से सीधे उड़ान नहीं भरेंगे। वो पहले इसी चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, वहां की बर्फ से निकाला गया ईंधन अपने टैंकों में भरेंगे और फिर आगे के अज्ञात सफर पर निकल जाएंगे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? सुनने वालों के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाली पीढ़ियां चांद को एक सफेद दाग की तरह देखेंगे या फिर एक जीते जागते नए महाद्वीप की तरह, जहां मशीनें काम कर रही हैं और एक नई दुनिया बस रही है। ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और सच कहें तो हमारी ये यात्रा तो बस अभी शुरू ही हुई है।